ठीक है। अच्छा समीर, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक है, या हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। और बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें सबसे पहले बात करनी है, वैसे अगर हम लोग इस यूनिट की बात करें तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब हमें मैटर या बल्क मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, और उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, एंड देन आफ्टर दैट फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर हमें मैटर की तीनों स्टेट्स को कंसिडर करना है और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। तो वी विल स्टार्ट विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट आउट द डेफिनेशन तो आप साथ साथ लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट डाउन द डेफिनेशन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगेन, ठीक है। तो मैं डिक्टेट कर देता हूं व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज। अदरवाइज मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए थे ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो एज यू आर ऑल्सो इन दैट ग्रुप, तो आप वो हैंड रिटन नोट्स भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक। नाउ व्हाट इज रिजिड बॉडी। अब बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी का, फिजिक्स के अंदर हम रिजिड बॉडी के बारे में बहुत सारी बात करते हैं कि ये रिजिड बॉडी होती है, वो रिजिड बॉडी होती है, बट एक्चुअल में रिजिड बॉडी को जो एक्चुअल डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस सिनेरियो के अंदर उस बॉडी को रिजिड कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वट एवर फोर्स वी कैन अप्लाई, मतलब हम अपने आप से कितनी फोर्स लगाने के लिए कैपेबल हैं, उतनी फोर्स लगाने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये रिजिड बॉडी हुई। लेकिन अगर उसी डायमंड को आप एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दो तो वो टूट जाएगा। इट मींस द अमाउंट ऑफ फोर्स जो हमने वहां पर लगाया, वो डायमंड जितनी फोर्स होल्ड कर सकता था, जिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर हम वहां पर बात कर रहे थे, उससे ज्यादा फोर्स लगाई, तो उस फोर्स के रिस्पेक्ट में डायमंड इज नॉट अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जिसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। तो यू कैन डिफाइन इट एज अ रिजिड बॉडी is one a rigid body is one which is not deformed under which is not deformed under the action of a deforming force। एक बॉडी को अगर आप एक फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स अप्लाई करने पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस ना आए, तो ऐसे वाली बॉडी को बोला जाता है डिफॉर्मिंग, तो सॉरी, ऐसे वाली बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी, जिसके अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद कोई भी चेंजेस ना आए। ओके। यस सर। अब डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली हम जब बात करते हैं तो फोर्स किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर लगाओगे, तो जब आप सरफेस के ऊपर लगा रहे हो तो जनरली जो फोर्स होती है वो कैसे एक्ट करती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी उस पर यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, नाउ दैट टर्म इज समथिंग एल्स, और उस टर्म को बोला जाता है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो या आप लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको लिखेंगे पास्कल। अब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कई तरह का होता है, ठीक है। वैसे अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द इंटरनल फोर्स ऑफ रेस्टिट्यूशन per unit area of a deformed body. The internal force of restitution per unit area of a deformed body. Internal force of restitution per unit area
ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू या इक्वल एंड ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप जितना फोर्स उसके ऊपर लगाते हो तो उतना ही इंटरनल फोर्स भी उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर अंदर से लगेगा। यानी लेट्स से दिस इज अ बॉडी और आप इसके ऊपर बाहर से कुछ फोर्स है आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होने से अपोज करेंगी। बट अगर ये फोर्स ज्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, और अगर फोर्स कम है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। इसी को बोला जाता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं? स्ट्रेस सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस। ना जब हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी perpendicular to its surface area. Stress acting on a body perpendicular to its surface area. तो ऐसे वाले स्ट्रेस को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का हो सकता है? ठीक है, आप इसको जैसे कि मैंने पहले चलो शायद आपने नहीं भी सुना होगा, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है, normal stress acting on the cross section area of a wire, which results in the change in length of the wire, which results in the change in length of the wire. ठीक है, दूसरे तरह का फोर्स हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये भी नॉर्मली होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब यहां पर ये 1D के अंदर हो सकता है, जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरली 2D एंड 3D के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन इन बोथ द केसेस the force is acting perpendicular to the surface area. ठीक है बेटा? Yes sir. नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब हुआ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टेंजेंशियल टू द सरफेस एरिया, या फिर हम कहें पैरेलल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ पैरेलल टू द सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया है, पैरेलल टू द सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया वेक्टर नहीं है। अब आप अगर मान लें कि ये मैं आपको एक बॉडी दिखाऊं, ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर हम इस बॉडी के सरफेस एरिया वेक्टर की बात करें तो सरफेस एरिया वेक्टर ये होगा जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होगा। तो आप अगर फोर्स लगाते कुछ इस तरह से तो ये परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में लग रही थी, तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन अगर मैं फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ऐसे फोर्स लगाने पे क्योंकि मैं सरफेस एरिया के पैरेलल लगा रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा। तो दिस इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। लेकिन अगर आप कहें तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया वेक्टर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते हुए कि सरफेस एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो या सरफेस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, तो आपको किसको कंसिडर करना है? सरफेस को कंसिडर करना है एंड नॉट सरफेस एरिया वेक्टर। ओके, यस सर। ठीक है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? सरफेस एरिया को, ना कि सरफेस एरिया वेक्टर को। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे
अगर हम लोग सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन वैसे होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर करने लग जाएं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। लेकिन वहां पर टेंशन तो होगी, इट मींस फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, एक छोटा सा आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, और वो छोटी सी एक्टिविटी क्या हो सकती है कि लेट्स से कि आपके पास घर में आजकल अब विंटर सीजन आ गया तो इजी जनरली आप लोगों के घर में मिल जाएगा। तो आप एक छोटा सा बॉटल लें, उसके अंदर इजी डालें, थोड़ा सा पानी डालें एंड शेक इट। शेक करने के बाद क्या करें, एक वायर लें और उस वायर का ना एक लूप बना दें, गोल लूप, ठीक है, यानी सर्कुलर लूप। अब उस सर्कुलर लूप को उसमें डिप करके बाहर निकालो, और अब आप देखोगे कि एक फिल्म, सोप फिल्म उस लूप के अंदर क्रिएट हो जाएगी। लाइक कुछ ऐसा सा आपने लूप बना दिया। अब इस लूप के ऊपर एक सर्कुलर फिल्म क्रिएट हो गई, ठीक है। जैसे ही अब आप इसके ऊपर एयर प्रेशर डालोगे, उस लूप के ऊपर आप एयर प्रेशर डालते हो कुछ ऐसे, ऐसा करके, तो उसमें से बबल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। यस सर। अब वो जो मल्टीपल बबल्स बनते हैं, ईच बबल इज परफेक्ट स्फीयर। एंड व्हाई इट इज अ परफेक्ट स्फीयर? बिकॉज sphere is the minimum surface area attained by the soap film। तो यानी जो फोर्स टेंजेंशियल जनरली एक्ट करती है लाइक सरफेस टेंशन, इट ट्राइज टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। जब वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करेगा तो उसके ऊपर हर टाइम फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया जो एक्ट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता कि बेटा हमारे पास मान लो कि एक वायर है और हम उस वायर को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें, वेट अ मिनट, मान लें कि हमारे पास एक ओके, ये मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस रबर बैंड की कुछ थिकनेस है, ठीक। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं देन व्हाट विल हैपन? इसकी थिकनेस रिड्यूस हो गई, यस सर। लेकिन साथ ही साथ इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई ना? यस सर। हाँ, तो अब आपने जो फोर्स लगाया था उस फोर्स के एक्शन के अंडर, यानी अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स, दिस बॉडी गेट्स डीफॉर्म्ड। अब जब बॉडी डीफॉर्म हो जाती है तो यहां पर उसका जो सरफेस एरिया था वो रिड्यूस हो गया, यही बात है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये कैसा हुआ वन डायमेंशन में, ठीक है। हमने ये मान लिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, that cross sectional area is almost negligible as compared to its length, so we are considering the change in length only, ठीक है। अब यहां फोर्स कैसे लग रही थी? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये देखो, अगर मैं यहां पर कोई एक वेट सस्पेंड कर दूं तो अंडर द एक्शन ऑफ दैट वेट ये बॉडी नीचे की तरफ चला जाएगा, ये एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर ये एक्सपैंड कर गया तो इसका मतलब इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, बट इसकी लेंथ में ज्यादा वेरिएशन आ गया। So we are considering कि भाई under the action of a certain stress, this body gets deformed in one dimension only. But अब ये बॉडी देखो, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एंड दिस इज अ टू डायमेंशनल बॉडी। अब यहां पर आप अगर ऐसे फोर्स लगाते हो इसके ऊपर तो व्हाट हैपेंस? कुछ खास नहीं होने वाला, ठीक है। या फिर आप इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हो तो भी कुछ खास नहीं होने वाला। लेकिन बेटा अगर आप फोर्स इस पॉइंट पर लगाएं, तो इस पॉइंट पर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो टेंजेंशियली लगा रहे हो, तो ये देखो अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स इसका जो बॉटम है वो तो फिक्स है, बट क्या हो गया, इसका टॉप सरफेस मूव करके आगे की तरफ चला गया, तो बॉडी गेट्स डीफॉर्म्ड। यस सर। तो जैसे ही बॉडी डीफॉर्म हुई तो अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स बॉडी डीफॉर्म हुई, और जैसे ही मैंने इस फोर्स को वापस करा तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाती है, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी ने यहाँ पर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लिया, तो हमने कहा कि ये बॉडी इलास्टिक हो सकती है। और साथ ही साथ इस फोर्स को समझने की हमने कोशिश करी कि टेंजेंशियल फोर्स के कंटेक्स्ट में बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पर फोर्स लगाने से बॉडी डीफॉर्म हो रही है,
और यही डिफॉर्मेशन हमें ये बता रही है कि ये फोर्स कैसी हमने लगाई, पर यूनिट एरिया बट टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, यस सर। तो ऐसे वाली फोर्स को पर यूनिट एरिया हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बट टेंजेंट टू द सरफेस। ठीक है, यस सर। now the next very important physical quantity related to this topic is strain. Now what is strain? हम strain को define कर सकते हैं as the change, the ratio of change in configuration of a body, change in configuration of a body to the original configuration. अब बेटा अगर मैं कहूं कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वन डायमेंशनल थी, तो ऐसे वाले स्ट्रेन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो फिर से वही रबर वाला एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, ठीक है, आप दो में से सिर्फ एक ही पार्ट को ध्यान में देंगे, अगर मैंने इसको एक्सपैंड किया तो इसकी लेंथ के अंदर देयर इज सम कंसिडरेबल चेंज, बट इसके सरफेस एरिया में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आया, एंड वी आर कंसिडरिंग द वन डायमेंशन ओनली। तो हम इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर आने वाले चेंजेस को कंसिडर नहीं कर रहे। इन दैट केस दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल आप ऐसे भी समझ सकते हो इसका, मान लो कि एक वायर है, इस वायर को आपने सस्पेंड किया, ठीक है, और अभी आपने इसके साथ कोई भी लोड नहीं लगा, सडनली आप इसके ऊपर लोड लगाते हो और लोड लगाने के बाद इट गेट्स एक्सपैंडेड बाय अ सर्टेन अमाउंट। मींस अगर ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L1 और ये है इसकी कुछ फाइनल लेंथ L2, तो दिस extension is called delta L and is called L2 minus L1. Therefore, longitudinal strain को आप कैसा लिख पाएंगे, L2 minus L1 upon L, ठीक है, L1 in fact. Now strain is a unitless quantity क्योंकि same dimensions की ratio है, so this is a unitless quantity. ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक बॉडी ऐसी हो जिसकी दो डायमेंशंस या तीन डायमेंशंस चेंज हो जाएं, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक रिजिड बॉडी, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं पर यूनिट सरफेस एरिया, तो देखो क्या होगा, मैंने इसको फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद इसके किस चीज में चेंज आया, सरफेस एरिया में, लेंथ में या वॉल्यूम में? सो वॉल्यूम। वॉल्यूम में, क्योंकि इसकी तीनों डायमेंशंस वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग फोर्स और ज्यादा लगाते, डिफरेंट तरीके से लगाते, तो वॉल्यूम इसका मिनिमाइज हो जाता। यस सर। ठीक है, तो ऐसे वाले चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये किस में देखने को मिलता है, 3D में देखने को मिलता है, और इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा V बाय V। इन जनरल ये डेल्टा V बाय V इट मे बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा V बाय V इज पॉजिटिव व्हेन V final is greater than V initial, and delta V by V
is negative when V final is less than V initial. ठीक है? यस सर। ठीक, जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है, क्या इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आपको? सर ले लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट यहां से रब कर रहा हूं इसको। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दो चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ से पहले हम इंपॉर्टेंट एक टर्म के बारे में बात करेंगे, और वो टर्म है इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? लिखें, द फिनोमेना ऑफ the phenomena of regaining the original configuration by a body when deforming force is removed is called elasticity. ठीक है? जब भी कभी आप डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें और बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर ले, तो ऐसे वाली या इस पर्टिकुलर फिनोमेना को बोला जाता है इलास्टिसिटी। नाउ रबर तो आप जनरली इलास्टिक कंसिडर करते हो, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट बात है भी सही, बट रबर से ज्यादा इलास्टिक भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसका नेचर इलास्टिक है। देखो, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई नीचे की तरफ, और जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करूंगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा। तो इसका मतलब इसका नेचर इलास्टिक हुआ। कोई भी बॉडी को इलास्टिक बताने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बॉडी ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड हो सकती हो। कई बार ऐसा होता है कि बॉडीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं होती हैं, बट दे आर स्टिल मोर इलास्टिक देन रबर। फॉर एग्जाम्पल, स्टील की आप बात करें, आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक है, दे आर मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? देखो, अगर हम इस रबर को मल्टीपल टाइम्स स्ट्रेच एंड कंप्रेस करते चले जाएं, तो बहुत जल्दी से इट विल लूज इट्स इलास्टिसिटी। ये अपने इस फिनोमेना को लूज कर जाएगी, और ये रबर फर्दर एक तरीके से इनइलास्टिक हो जाएगा। इट मींस आप इसको स्ट्रेच करना चाहेंगे तो स्ट्रेच होगा नहीं। बट आप अपने घरों में जो आपके यूटेंसिल्स हैं, विच आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, अब आप उसके साथ क्या करते हो? आप उसके अंदर खाना बनाते हो। एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर होता है, आप उसके अंदर भी खाना बनाते हो। घर में रोटियां बनाने के लिए तवा होता है, तो वो पैन होता है कोई। तो ये सारे के सारे क्या है? ये कोई आयरन से बना हुआ है, कोई एल्यूमिनियम से बना हुआ है, कोई ड्यूरालुमिन से बना हुआ है, कोई स्टेनलेस स्टील है, लेकिन they are subjected to very large amount of stress day and day out. कैसे? ऐसा नहीं है कि उसमें खाना खाते हुए हम लोग उसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूटेंसिल रखा, आप उसके अंदर लेट से के दूध उबालते हो। अब उबालने के लिए वो कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक तो मिनिमम जाएगा ही ना, हो सकता है उससे ज्यादा भी जाए। ठीक है, अब जब वो उससे ज्यादा जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलास्टिक बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगते हैं, शो करने लगते हैं। अब आप ये चीज कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? ठीक है, आप पानी रखो, ठीक है, किसी भी एक यूटेंसिल के अंदर, और लेट के भाई पानी बॉईल होने लगे, वो उस स्टेज तक पहुंच जाए जब पानी बॉईल होने लगे या पानी बॉईल हो जाए। तो जब आप उसके अंदर वो बबल्स देखेंगे, यू विल हियर सम साउंड ऑफ स्टील ऑल्सो। ठीक है, तो अब वहां पर क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो at that particular point they are also loosely packed.
ठीक है, यानी कि वो जो उनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था उससे वो हल्का सा लूज हो जाते हैं। ठीक है, अब हल्का सा लूज हो जाते हैं तो फिर जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर लेंगे। इसीलिए लार्जर पीरियड ऑफ टाइम्स के बाद जनरली जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाते हैं। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि हमने उसको मल्टीपल टाइम धोया या वो गिर गए कई बार इस वजह से क्रैक कर गए ना, वो मल्टीपल टाइम्स एक्सपैंड और कंप्रेस होने के बाद अपनी इलास्टिसिटी लूज करते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए दे विल टेक लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द रबर। इट मींस रबर अपनी इलास्टिसिटी जल्दी लूज कर जाता है, स्टील अपनी इलास्टिसिटी देर में लूज करेगा। इट मींस it is basically capable of handling more stress than this rubber. So the material which is capable of handling more stress other than any other material, तो वो जो पर्टिकुलर आपका मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज कॉल्ड मोर इलास्टिक देन द अदर वन। मींस स्टील इज मोर इलास्टिक देन द रबर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इलास्टिसिटी के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो वहां से इलास्टिसिटी को और अच्छे से समझा जा सकता है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है दैट स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन डेवलप्ड। अब किसी भी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं, एंड हाउ मेनी स्ट्रेसेस आर नोन टू अस? दो, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। नॉर्मल के भी दो पार्ट है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एक मटेरियल के ऊपर हमने एक स्ट्रेस अप्लाई करा, दिस इज द स्ट्रेस अप्लाइड under the action of which this body gets deformed. So the stress applied is directly proportional to the strain developed. Now in this case the stress applied is normal, so there might be only two cases जहां पर या तो एक लेंथ के अंदर चेंज आ सकता है या फिर हम लोग वॉल्यूम के अंदर चेंज की बात कर सकते हैं। तो बट इन दिस केस, रबर वाले केस के अंदर देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, so therefore stress is equal to elasticity into strain. Now elasticity is a constant of proportionality और इसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। Now the meaning of modulus is the constant, so therefore constant of elasticity in that case, in this particular case, is stress upon strain. Now for different types of strains we have different modulus of elasticities. For example, the first case, in case of longitudinal strain, in case of longitudinal strain, modulus of elasticity is called Young's modulus। ठीक है, अब यंग्स मॉड्यूलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ डेल्टा एल बाय एल। सो फाइनली द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड, इन केस ऑफ volumetric strain, modulus of elasticity is called bulk modulus, और bulk modulus को K से रिप्रेजेंट करते हैं and is equal to force per unit area upon delta V by V. As I have already told you that delta V by V may be a positive value and it may be a negative value. तो अगर हम ये बोले delta V by V is expanding in nature, अब expand करेगा it means final volume is greater than initial volume, so it
is की बजाय लिखें then K is positive and if delta V by V is compressive means final volume is less than initial volume, then K is negative. ठीक है बेटा? यस सर। आपकी बुक्स के अंदर बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दे रखा है K is equals to minus of F by A delta V by V। याद ये रखेंगे, नेगेटिव साइन लगा तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है? यस सर। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया? तो सर वॉल्यूम इंक्रीज होने के केसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे एक बलून है, आपने उस बलून को एक्सपैंड करने लगे आप, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यस सर। हाँ। बट मोर ऑफन इट इज कंप्रेसिव। अब जैसे आप अपने सोफा सेट के ऊपर अगर बैठ जाओ तो वो जो कुशन होते हैं, सीट कुशंस होते हैं, दे गेट्स कंप्रेस्ड, तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज कंप्रेसिव। यस सर। हम किसी भी चीज के ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो जनरली कंप्रेशन ही होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स बाहर से लग रहा है, ठीक है, उसके सरफेस एरियाज के ऊपर फोर्स बाहर से लग रहा है पर यूनिट एरिया, तो बॉडी कंप्रेस होगी। लेकिन अगर अंदर से लग रहा है तो बॉडी एक्सपैंड करेगी। हाँ सर। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो नेक्स्ट चीज है वो है बेटा थर्ड, कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, यानी कि K। सो C इज इक्वल टू 1 by K मींस 1 अपॉन F अपॉन A डेल्टा V अपॉन V। ठीक है? तो इसकी SI यूनिट भी चेंज हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या फिर पास्कल इनवर्स। ठीक है बेटा? यस सर। तो यहां तक का जो पार्ट था वो था हमारा बल्क मॉडुलस का केस और कंप्रेसिबिलिटी का केस। ठीक है? नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले ले सर। ठीक है, याशिका? यस सर। यहां तक का पार्ट फर्स्ट क्लास का था। अब इसके बाद, ठीक है, यहां से ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये फोर्स कैसी होगी, या आप ये कहें इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shearing strain। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, शेयरिंग स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, देखो जरा। मान लो कि आपके पास
ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक, एक क्यूब है या आप क्यूबॉइड कहें, व्हाटएवर यू लाइक इट, ठीक है। तो अब होगा क्या बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि ये बॉडी का बॉटम फिक्स्ड हो जाए, हम बॉटम को क्या कर दें, फिक्स कर दें, और जो फोर्स है वो मैं इस पर्टिकुलर एज के ऊपर अप्लाई करूं यहां पर, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि बॉटम तो फिक्स था, लेकिन ये वाला पार्ट एक सर्टेन एंगल पर ऐसे जाएगा, ऐसे, और ये वाला पार्ट एक सर्टेन एंगल पर ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा हियर, और इतनी उसने क्या करी, कुछ डिस्प्लेसमेंट करी। लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी, ठीक। अगर ये डिस्प्लेसमेंट बी थी तो ये ओरिजिनल साइड कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ए, सो दिस थीटा कैन बी रिटन एज बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, यस सर। आप इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर देखना चाहें तो बहुत आसान हो सकता है, अगर मैं इसको 2D के अंदर ऑब्जर्व करूं, ठीक है। देखो जरा, आपने फोर्स मान लिया यहां से लगाई, ठीक है, तो जब आप फोर्स यहां से लगाते हो ऊपर से, तो बॉटम तो फिक्स था, बट जो अपर साइड थी वो आगे की तरफ मूव कर गई। एग्जैक्टली वही केस जो कि अभी हमने बुक को फोर्स लगा के देखा था। ये रही आपके पास बुक, और ये है बुक का आपके पास एक एज। इस एज के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो आप ये वाली साइड को ऑब्जर्व करना कि क्या होगा। ये देखो यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, हो गया चेंज, यस सर। और वापस ले आए फोर्स तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन हो गई। ये जो चेंज आया बॉटम फिक्स करके, ये वाली साइड कितना आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द क्यूब या क्यूबॉइड या स्क्वायर, वो कहलाता है शेयरिंग स्ट्रेस। और टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करने पर ही ये शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है किसी भी बॉडी के अंदर। कई बार आप देखते हो जो स्टूल्स होते हैं, आप स्टूल्स के ऊपर अगर खड़े हो जाएं तो उसके पैर तो वहीं पर फिक्स रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला पार्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कि आप उसके ऊपर खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं या हिलने की कोशिश करते हैं या आपकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो फोर्स अप्लाई होती है वो फ्रिक्शन की वजह से कहां पर अप्लाई होगी, सरफेस पर, और सरफेस पर फोर्स फ्रिक्शन की वजह से कैसे अप्लाई होगी, टेंजेंशियली। तो बॉटम तो फिक्स रहेगा बट ऊपर वाला पार्ट मूव कर जाएगा। तो ऐसे वाले केस के अंदर वहां पर क्या डेवलप हो जाता है, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और उस स्ट्रेन को बोला जाता है शेयरिंग स्ट्रेन। तो ईटा का फॉर्मूला आपके पास हुआ फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा, या फिर आप लिखें फोर्स अपॉन एरिया बी बाय ए। एसआई यूनिट रिमेन्स द सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, यस सर। so this is called shearing strain, yani within the elastic limit it is the ratio of tangential stress to shear strain या shearing strain। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये वाला जो टॉपिक अब मैं करवाने वाला हूं, ठीक है, अच्छा, इसको अगर आपने लिखना है तो लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिख लें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर नहीं कराया जाता, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो पर्टिकुलर टॉपिक जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं। वो पर्टिकुलर टॉपिक कॉमन ज्यादा नहीं है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी ज्यादा जाता है। तो इसको अगर लिखना है तो लिखें 2 मिनट लगा के। अगला टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजॉन्स रेशियो। लिख लिया,
Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइजन्स रेशियो। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, हिंदी का आधा न। ठीक है, आप जनरली बहुत सारे केसेस में सिग्मा जब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सिग्मा। दिस इज नॉट सिग्मा, ये सिग्मा नहीं होता, दिस इज समेशन। ठीक है, सिग्मा यही है। ठीक, तो सिग्मा या पॉइजन्स रेशियो का मतलब क्या है? पॉइजन्स रेशियो का मतलब पहले समझो। अभी तक हमने हर बार ये कहा कि ये जो रबर बैंड है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, that cross sectional area is negligible as compared to the extension developed into this rubber band. ठीक है, लेकिन अगर मान लें कि ये सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया सिग्निफिकेंट होता, देन फिर क्या होता? तो देखो जरा, एक पाइप है आपके पास, या मैं ये कहूं कि एक सिलेंडर है आपके पास, एंड लेट्स से कि ये सिलेंडर की कुछ लेंथ है और दिस इज इट्स डायमीटर, ये इसका डायमीटर है d, और ये इसकी लेंथ है कुछ l, लेट्स से कि l1। अगर मैं इस सिलेंडर के ऊपर एक वेट सस्पेंड कर दूं, तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस वेट ये सिलेंडर क्या कर जाएगा? एक्सपैंड कर जाएगा। अगर ये सिलेंडर एक्सपैंड करता है, देन व्हाट विल हैपन? इसका जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज न्यू डायमीटर स्मॉल डी, और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और बाहर वाला जो डायमीटर था वो कैपिटल डी था, अंदर वाला जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है। लेंथ आपके पास यहां से लेके यहां तक, दिस इज L2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो देयर इज चेंज इन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। इसके डायमीटर में भी चेंज आया और इसके लेंथ में भी चेंज आ गया। आ रहा है ना? यस सर। आप एक काम कर सकते हो इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, घर में खाना बनाते हुए रोज सुबह और शाम आपके घर में आप लोग, जैसे मम्मी आटा गूंथती होंगी, ठीक है, तो एक काम करें, आटे का एक सिलेंडर, मतलब उसको रोल करके साइड से काट दें उसके दोनों सेक्शंस को, तो आपके पास एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, उसे हाथ में पकड़ो एंड ट्राई एंड स्ट्रेच इट। यू विल ऑब्जर्व कि लेंथ तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बीच में से उसकी थिकनेस कम होती चली जा रही है। नाउ सेम इज द केस हैपनिंग हियर अंडर द एक्शन ऑफ दिस लोड, कि उसकी थिकनेस यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गेटिंग रिड्यूस्ड बट इट्स लेंथ इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो एक बात सोचो जरा, वॉल्यूम तो सेम है ना इन बोथ द केसेस? neither you are adding something to it or nor you are extracting something out of it. Yes sir. As the volume remains the same, तो अब आप ध्यान से देखें, वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। नाउ पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया इनटू एच। अब वॉल्यूम अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच हुआ ना? यस सर। अगर h बढ़ेगा यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो एरिया रिड्यूस होगा, और अगर एरिया रिड्यूस होगा तो एरिया के अंदर विच फैक्टर इज रिड्यूसिंग? ऑब्वियसली रेडियस इज रिड्यूसिंग, या फिर आप कहें डायमीटर इज रिड्यूसिंग, है ना? यस सर। तो पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ lateral strain upon longitudinal strain. Lateral strain upon longitudinal strain. Now what is lateral strain? Lateral strain is
चेंज इन डायामीटर, तो आप लेटरल स्ट्रेन को लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल. नाउ लुक एट दीज टू क्वांटिटीज. Delta L by L is a positive quantity because final length is greater than the initial length. ठीक है? क्या सर? Delta L by L is a positive quantity because final length is greater than the initial length. Yes sir. But delta d by d is not a positive quantity because final diameter is less than the initial diameter. Yes sir. जब आप डेल्टा डी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा डी किसके इक्वल आएगा? फाइनल डायमीटर इज स्मॉल डी, इनिशियल डायमीटर इज कैपिटल डी. हमें पता है कि स्मॉल डी छोटा होगा कैपिटल डी से, देयरफॉर डेल्टा डी इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. यस सर. तो पॉइसॉन्स रेशियो नेगेटिव आती है बेटा, माइनस डेल्टा डी बाई डी. तो सिग्मा इज माइनस ऑफ delta d by d, delta d by d upon delta L by L, and is a unit less quantity. इसकी कोई भी यूनिट्स और डायमेंशंस नहीं होती हैं. ठीक है? यस सर. इसकी कोई भी यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं होती हैं and is called a delta and is called a unitless quantity. तो पॉइसॉन्स रेशियो क्लियर है बेटा? यस सर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. अच्छा, नेक्स्ट 4 इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख रहा हूं बोर्ड पे. ठीक है? रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन याद जरूर कर लेना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपके स्कूल में भी नहीं बताए जाएंगे ये रिजल्ट्स, और लेकिन ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस पे आप जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो पहला रिलेशन है, अच्छा हम बात कर रहे हैं रिलेशंस बिटवीन, हेडिंग लिखेंगे relations between y, k, eta and sigma. y, k, eta and sigma. y क्या है? यंग्स मॉडुलस. k क्या है? बल्क मॉडुलस. eta क्या था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. और सिग्मा क्या है? पॉइसॉन्स रेशियो. तो फर्स्ट रिलेशन इज eta is equals to Young's modulus upon 2 times 1 plus sigma. ठीक है? eta is equals to Young's modulus upon 2 times 1 plus sigma. दूसरा रिलेशन है नाइन upon y. This is 9 upon y is equal to 3 by eta is equal to 1 by k. 9 by y is equal to 3 upon eta plus 1 by k. ठीक है? यस सर. एक और रिलेशन है, थर्ड रिलेशन, that bulk modulus k is equals to y upon 3 into 1 minus sigma, बल्कि 1 minus 2 sigma लिखो इसको, 1 minus 2 sigma. ठीक है बेटा? And the fourth one is sigma is equals to 3 times of bulk modulus minus 2 times of
modulus of rigidity upon 6 times of bulk modulus plus 2 times of modulus of rigidity. ठीक है? Yes, sir. So these are the interrelations between eta, Young's modulus, bulk modulus and Poisson's ratio. तो जब भी कभी देखो, कई बार थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक ही मटेरियल है, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस दे रखा है और वो कहता है कि इसका पॉइसॉन्स रेशियो निकालो या इसका बल्क मॉडुलस निकालो। तो ऐसे वाले केसेस के अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग। ऐसे वाला एक क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो। The Young's modulus of a given material, the Young's modulus of a given elastic material is 7 into 10 raised to the power 10. 7 into 10 raised to the power 10. This is Young's modulus, Newton per meter square. And its bulk modulus is 11 into 10 raised to the power 10 Newton per meter square. Calculate the Poisson's ratio of the material. अब इस मटेरियल की Poisson's ratio निकालनी है, तो अब आप सोचो कि दो चीजें दे रखी हैं, तीसरी निकालनी है, तो आउट ऑफ द फोर विच पर्टिकुलर रिलेशन एग्जैक्टली सूट्स द बेस्ट? ऑब्वियसली पहले के अंदर ईटा और वाई का रिलेशन है, ईटा इज नॉट गिवन टू अस, लेकिन थर्ड को देखो, दिस इज के वाई और सिग्मा, तो थर्ड रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। यस सर। देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग एल्स, जैसे कि आप कोई समझे, कोई बच्चे जनरली कैसे अप्रोच करते हैं कि सिग्मा निकालना है तो वी मस्ट हैव डेल्टा डी बाई डी विद अस और डेल्टा एल बाई एल। अब तो कुछ तो दे नहीं रखा, सिर्फ यंग्स मॉडुलस दे रखा है, फिर वो क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया निकालेंगे, वहां से डेल्टा एल बाई एल निकालेंगे। लेकिन आप बल्क मॉडुलस से डेल्टा डी बाई डी कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। तो सर ये रिलेशन सीबीएसई में यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आप देखो ये आपस में बने कैसे हैं रिलेशंस, ये रिलेशंस, ये जो हमने 4 फॉर्मूलाज डिराइव करे, इन्हीं से तो बने हैं ना बेटा, इसी से तो निकल के आए हैं। यस सर। तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर। नंबर नहीं घटेंगे, 101% नहीं घटेंगे। यस सर। ठीक है, तो आज वाली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो बताएं। नो सर। ये वीडियो शेयर कर दूंगा, एक बार इसको देख भी लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास परसों सेम टाइम। ओके सर। याशिका कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर। चलो, तुमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं साथ साथ? यस सर। ठीक है, ये वाला भी ले लो। आज वाले तीनों स्क्रीनशॉट्स, मतलब आज वाले जितने भी स्क्रीनशॉट्स हैं ये ग्रुप पे डाल देना और मैं वीडियो डाल दूंगा बाद में, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है बेटा। कद्दू मीटिंग ऑफ? यस सर। हाँ ठीक है बेटा।